हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग करेंगे एएफएम मॉड्यूल ए यूनिट 8 विच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी करेंगे और इसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, वो भी समझेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। और साथ में फॉर ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो मेन आपके तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होता है प्रोमिसरी नोट और एक होता है चेक। तो इन तीनों की ही करेक्टरिस्टिक्स आज हम समझेंगे एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वो भी समझेंगे। ये पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका फायदा आपको जो सेकंड पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग वहां पे भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पूरा चैप्टर है जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक की यही करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसको आज आप ये पढ़ लोगे ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट, तो आपका पेपर 2 में भी ये वाला चैप्टर का पूरा आप एक तरीके से कवर कर लोगे। बट इसमें सिर्फ ये थ्योरी नहीं है, अभी अकाउंटिंग का है सब्जेक्ट, तो इसमें हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इन द बॉक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, तो वो भी हम लोग साथ में देखेंगे। तो पहले तो हम लोग समझते हैं व्हाट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले आपको सेक्शन याद रखने हैं। याद रखिए, प्रोमिसरी नोट जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका सेक्शन 5 के अंदर में है और चेक आपका सेक्शन 6 के अंदर में है। तो इन तीनों के पहले तो आपको सेक्शंस याद रखिए, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका डिफाइंड है सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अब जो इसकी डेफिनेशन दी गई है उसी को ऐसे पॉइंटर वाइज लिखा गया है जिससे कि आप अच्छे से समझ सको और याद रख सको। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटन में होता है, साइंड बाय द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इसको ड्रॉ करता है, एंड द मेकर इज द ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। हमेशा इस वर्ड पे फोकस रखिएगा कि अनकंडीशनल होता है। अगर किसी तरीके का कंडीशन अटैच हो जाएगा कि आप इसका पेमेंट करो प्रोवाइडेड सो एंड सो सर्टेन कंडीशन इज मेट और सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैपन, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। सो इट इज ऑलवेज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर किस चीज का ऑर्डर है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली to a person named in the instrument or to his order to the bearer on a certain fixed future date or on the demand। तो देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये आपका एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें आपकी देखिए तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। सो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, बनाता है, मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज अ ड्रॉअर। ड्रॉई कौन होता है? जिसको कि इसका पेमेंट करना है, हु हैज टू मेक द पेमेंट, जिसको ये ऑर्डर दिया गया है कि आप पेमेंट करो, वो ड्रॉई होता है। और पेई कौन होता है? बेनिफिशियरी, जिसको कि इसका पेमेंट रिसीव होना है। अब एक तरीके से देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर अगर ड्रॉर दे रहा है तो ड्रॉई कौन हुआ? डेटर हुआ, जिसने कि उधार में माल खरीदा था, तो इसका पेमेंट ड्रॉई को देना है। अब हो सकता है ड्रॉअर जो है वो क्या है, एक तरीके से क्रेडिटर है, जो कि ये ऑर्डर दे रहा है डेटर को कि आप इस दिन कितना जो आपका सम ऑफ मनी ड्यू है उसका पेमेंट कर दीजिए। तो हो सकता है ड्रॉअर ये कहे कि इसका पेमेंट आप मुझे ही कर दो, ठीक है। तो उस केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो ही पार्टीज होंगी, ड्रॉअर और ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉअर ही पेई भी बन जाएगा, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दैट पेमेंट। और अगर ड्रॉअर मान लो, ड्रॉअर भी क्या है, कस्टमर होगा किसी से, उसने भी रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, तो ड्रॉअर ये भी बोल सकता है ड्रॉई को कि आप इसका पेमेंट इस थर्ड पार्टी को कर दो, जो हो सकता है ड्रॉअर का वेंडर हो, जो ड्रॉअर को सप्लाई किया हो माल, ठीक है। तो उस केस में ड्रॉअर के कहने पे ड्रॉई किसको पेमेंट कर देगी? थर्ड पार्टी को कर देगी, हु इज नोन एज पेई। तो ऐसे केस में तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। वरना हम लोग मान के चलेंगे कि चलिए दो पार्टीज है, अगर जो क्रेडिटर है वो ही ड्रॉई को कह रहा है कि आप इसका पेमेंट मुझे कर दो, अदरवाइज ड्रॉअर ये भी कह सकता है ड्रॉई को कि इसका पेमेंट भाई इस पर्सन को कर दो, तीसरे पर्सन को। सो उसको हम लोग अलग से पेई बोल सकते हैं, और अदरवाइज ड्रॉअर और पेई सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। वही लिखा है, देयर आर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व, ड्रॉअर हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज, हु इज द मेकर ऑफ इट,
ड्रॉई अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसको कि इसका पेमेंट करना है, जिसके ऊपर ये बिल ड्रॉ किया गया है। एंड पेई इज द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी, सो ही इज द बेनिफिशियरी। मेनी अ टाइम्स ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। तो ये ऑलरेडी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है कि ड्रॉअर ने ड्रॉई को ऑर्डर किया कि इसका पेमेंट आप मुझे ही कर दो, तो अगर ड्रॉअर को ही ये पैसा रिसीव होने वाला है, ड्रॉअर और पेई वही हो जाएगा। अदरवाइज अगर ड्रॉई को ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इसका पेमेंट इस थर्ड पर्सन को कर दो, तो वो तीसरा पर्सन पेई हो जाएगा। ओके, तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेन पॉइंट्स, जो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकेंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपका प्रोमिसरी नोट, जो कि आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट में। अब प्रोमिसरी नोट की क्या डेफिनेशन है? इट इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटर्न में होता है, एंड इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये ऑर्डर नहीं है, अंडरटेकिंग है। एक तरीके से आप मान सकते हो ये क्या है, प्रॉमिस है। कि देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो क्रेडिटर होता है वो एक तरीके से डेटर को ऑर्डर करता है कि आप इसका पेमेंट इस दिन कर दो। बट जो प्रोमिसरी नोट होता है वो एक तरीके से डेटर ड्रॉ करता है, डेटर इसका ड्रॉअर होता है, जिसको हम लोग मेकर भी कह सकते हैं, ड्रॉअर भी कह सकते हैं, डेटर भी कह सकते हैं। तो वो क्या, वो ऑर्डर तो देगा नहीं, उसने तो उधार पे माल खरीदा है। तो वो अनकंडीशनल क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं इतना इतना पेमेंट इस दिन कर दूंगा। तो ये डिफरेंस होता है मेन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है जो क्रेडिटर डेटर को देता है, और प्रोमिसरी नोट डेटर खुद से बनाता है, जहां पर वो प्रॉमिस करता है कि मैं इसका पेमेंट इस दिन कर दूंगा। दैट इज व्हाई इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस विच इज अगेन साइंड बाय द मेकर। जो भी जिस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करेगा वो ही उसको साइन करेगा। To pay a certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। या तो जो भी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसको पेमेंट कर देगा, या फिर जिसका उस पे नाम लिखा है ओके उसको इसका पेमेंट कर देगा। अब प्रोमिसरी नोट में हमेशा ही सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, मेकर ऑफ द नोट जो कि एक तरीके से जो प्रॉमिस कर रहा है, जो कि कौन हुआ, डेटर हुआ, और पेई जो इसका बेनिफिशियरी है, जो एक तरीके से क्रेडिटर हो गया जिसको इसका पेमेंट मिलना है। अब इसमें तीसरी पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसको ड्रॉ कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, वो यही प्रॉमिस कर रहा है कि हम इसका पेमेंट भाई इस पर्सन को कर देंगे, जिसको हम क्रेडिटर या पेई कह सकते हैं, और इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको याद रखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है, और प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस है जो डेटर ड्रॉ करता है, जहां पे वो प्रॉमिस करता है टू मेक द पेमेंट। और बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जहां क्रेडिटर ऑर्डर करता है पर्सन को टू मेक द पेमेंट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू? अब आपको डिफरेंसेस भी देखिए सब क्लियर हो जाएंगे। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे द मनी, प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ड्रॉ कर रहा है जहां पे वो ऑर्डर दे रहा है पार्टी को पेमेंट करने का, और प्रोमिसरी नोट डेटर ड्रॉ करता है जहां वो प्रॉमिस करता है कि आई विल मेक द पेमेंट। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी। तभी जो ड्रॉअर है वो डेटर को देता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। ओके, तो उसका एक्सेप्टेंस नेसेसरी है। बट यहाँ तो डेटर खुद से ही प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर रहा है, तो उसका एक्सेप्टेंस की कोई बात ही नहीं आती है। देयर आर थ्री पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई, और कुछ कुछ केस में दो भी हो सकती है। बट प्रोमिसरी नोट में हमेशा ही आपकी दो पार्टीज ही होती है। देयर आर ओनली टू पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। In case of bills of exchange on a dishonor of a bill, it is noted by the notary public. So अगर भाई ये डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं आया ड्यू डेट पे, तो जो ड्रॉअर है इसको नोटराइज करवाएगा एक तरीके से, जिससे कि कोर्ट में इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सके। बट प्रोमिसरी नोट में इस तरीके की कोई नोटिंग की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज योर चेक, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट। चेक आप सभी यूज करते हो। चेक में आप हमेशा याद रखिएगा ड्रॉअर कौन होता है। ड्रॉअर चेक के केस में वो होता है जिसका अकाउंट होता है। हमारा अकाउंट है बैंक में, हमारी चेकबुक है, हमने ड्रॉ किया, उसका पेमेंट हम किसी को भी करें, ठीक है। सो ड्रॉअर कौन होता है भाई, जिसका अकाउंट होता है, जिसकी चेकबुक होती है। ड्रॉई हमेशा ही जो पेमेंट करता है वो ड्रॉई होता है, ठीक है। तो ड्रॉई चेक के केस में हमेशा उसका बैंक होगा, ड्रॉअर का बैंक होगा जो इसका पेमेंट करेगा चेक का। ड्रॉई कभी कोई पर्सन नहीं होगा चेक के केस में, बिकॉज चेक इज ऑलवेज रूटेड थ्रू द बैंक। तो कोई भी इंडिविजुअल चेक का पेमेंट नहीं कर सकता, वो बैंक ही पेमेंट करती है चेक का। इसीलिए चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। ड्रॉअर कौन होगा, जिसकी वो अकाउंट है, जो मेकर है,
और पेई कौन होगा, जिसका उसने चेक के ऊपर नाम लिखा होगा बेनिफिशियरी के कॉलम में। ओके, यहाँ पर मेरा सिग्नेचर रहेगा, जो ड्रॉर है जिसकी वो चेकबुक है वो उसको साइन करेगा। यहाँ पर पेई का नाम आता है, जिसको कि इसका वो पेमेंट देना चाहता है, यहाँ अमाउंट आता है। सो पेई अगेन कौन हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, जिसको कि इस चेक का पेमेंट मिलना है। ड्रॉर कौन हो गया, वो मेकर ऑफ द चेक हो गया, जिसकी वो चेकबुक है, जिसका अकाउंट है। सो चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर। ये हमेशा किस पे ड्रॉ किया जाता है, बैंकर पे, क्योंकि बैंक के थ्रू ही चेक का पेमेंट होता है। दैट इज वाई ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक इन केस ऑफ चेक एंड इट इज पेबल ऑन डिमांड। सो एसेंशियल फीचर्स क्या है चेक का, चेक मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी रिटर्न में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, प्रॉपर डेट होनी चाहिए। इट मस्ट बी पेबल टू बियरर और टू द ऑर्डर। तो अगेन ये बियरर चेक भी हो सकता है, जहां पे जो भी इस चेक का होल्डर होगा उसको इसका पेमेंट मिल जाएगा। और इट कुड बी द ऑर्डर चेक, जहां बियरर कट कर देते हो ऑर्डर, तो जिसका उस पर नाम लिखा है उसको इसका पेमेंट मिलेगा। बट इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। तो जब इसको प्रेजेंट किया जाता है तब इसका पेमेंट कर दिया जाता है। कोई एफडी नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद पेमेंट किया जाएगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके साइट बिल भी होते हैं, यूजांस बिल भी होते हैं। यूजांस बिल टर्म बिल होते हैं, जहां आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट होता है। बट चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड अक्रॉस द काउंटर। बैंक नेम्ड इन इट पेज इट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर केप्ट इन द बैंक। अब जो ड्रॉर होगा जिसका चेकबुक है वो उसमें आप पे साइन करेगा, ऑफ कोर्स उसके साइन को बैंक स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पे जो उसका साइन होगा बैंक रिकॉर्ड्स पे, उससे चेक करेगी कि सेम है कि नहीं, तभी उसको पास करेगी। चेक मस्ट बी डेटेड, ऊपर डेट लिखी रहती है। अब वो डेट क्या है, एक तो वो 3 मंथ्स बिफोर की डेट नहीं होनी चाहिए। अगर 3 मंथ्स ओल्ड चेक है तो वो स्टेल चेक माना जाता है, तो बैंक उस केस में पेमेंट नहीं कर सकती। साथ में अगर पोस्ट डेटेड चेक है तो प्रेजेंट डेट पे उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता, जब वो डेट आएगी तब उसका पेमेंट किया जाएगा। ओके, तो वो एंटी डेटेड चेक है, अगर पुरानी डेट है तो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट कम्स अंडर द स्टेल चेक कैटेगरी। और पोस्ट डेटेड है तो प्रेजेंट डेट पे पेमेंट नहीं होगा। A check drawn with a future date is valid, but the same is payable on or after such a specified period. तो वही लिखा है कि अगर फ्यूचर डेट पड़ी है यानी पोस्ट डेटेड चेक है तो वो वैलिड है, क्योंकि 3 मंथ्स ओल्ड वाला तो वैलिड ही नहीं होता है। बट पोस्ट डेटेड वैलिड है, बट उसका पेमेंट जो उसमें डेट पड़ी है उस दिन या उसके बाद किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ने बात कर ली अपना, इसमें मेन जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जहां हमने प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों की कैरेक्टरिस्टिक समझ ली। अब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉई, उसको समझेंगे, जो मेन पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। सो व्हेन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय वन पार्टी ऑन द अदर, it must be accepted by that person, and once it is accepted it becomes a legal document, and then the entries are passed in the books of drawer and drawee. तो हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, जो इसका पेमेंट करता है। ड्रॉर कौन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो मेकर होता है, जो क्रेडिटर होता है, जिसको इसका पैसा मिलना है। और ड्रॉई कौन होता है, जो इसका पैसा देगा, जो एक तरीके से डेटर है, जिसने की उधार पे माल खरीदा है। और ड्रॉर कौन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो अनकंडीशनल ऑर्डर देता है, तो वो कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ, जिसने उधार पे माल सेल किया है। तब हम देखते हैं किस तरीके से सारी एंट्रीज करी जाती है। फिलर स्टेशन के पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सारी एंट्रीज वन बाय वन समझ लेंगे। आपको समझनी भी जरूरी है और साथ में आप याद भी रखिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, एग्जाम के समय पे नहीं आपको याद आ पाती है, तो याद भी रखिएगा। तो देखते हैं, मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने ड्रॉ किया है, मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर है, यानी कि ड्रॉर है, मेकर है, कुछ भी बोल सकते हैं। किस पे बिल ड्रॉ किया है, बी पे। बी कौन है, डेटर है, ड्रॉई है, जिसको इसका पेमेंट देना है। फॉर ₹10,000, 10,000 का पेमेंट बी को ए को देना है। इट इज एक्सेप्टेड बाय बी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है मैं पेमेंट दे दूंगा। एंड इट इज रिटर्न टू ए। नाउ सो द एंट्रीज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो अब हम लोग अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री पास होंगी और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री पास होंगी। तो ड्रॉर हमारा ए है, क्रेडिटर है, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। तो पहले उसकी बुक में देखते हैं।
तो पहला केस है इफ ए रिटेन्स द बिल। रिटेन्स द बिल का मतलब एक तरीके से कि ए ने जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किया, ड्रॉ किया, तो उसकी बुक में क्या एंट्री होगी। अब ये एंट्री से पहले ए ने क्या किया होगा, ए ने क्रेडिट पे सामान को बेचा होगा, क्रेडिट पे सेल किया होगा कुछ गुड्स, ठीक है, बी को। उस समय उसने क्या एंट्री अपनी बुक्स में दिखाई होगी, जब उसने क्रेडिट पे माल बेचा होगा बी को, तो उसने बी अकाउंट को डेबिट किया होगा, क्योंकि बी क्या है, डेटर है। तो हम लोग कहते हैं डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर टू सेल्स। ये एंट्री करी होगी पहले ए ने, जब ए ने उधार पे माल बी को बेचा होगा, तो बी क्या है, डेटर है। डेटर क्या है, ए के लिए असेट है, क्योंकि बी से उसको पैसा मिलना है, तो असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, बी डेटर है, तो बी टू सेल्स ये किया होगा। फिर इसके बाद इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ए ने, तो इसने क्या किया, इसके जो बी अकाउंट को डेबिट किया था इसको रिवर्स कर दिया, इसको वापस से क्रेडिट कर दिया और नया असेट दिखा दिया विच इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, वो भी असेट है, इसके अगेंस्ट में, बिल्स के अगेंस्ट में ए को पैसा मिलना है, तो इसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। जहां बी के अकाउंट को उसने डेबिट किया था, बी पहले डेटर था जिस, क्योंकि वो असेट था, अब वो बी को रिवर्स कर दिया और बी को क्रेडिट में दिखा दिया टू बी अकाउंट। ओके, तो वही 10,000 की एंट्री कर दी, बिल्स रिसीवेबल डेबिट 10,000 टू बीज अकाउंट 10,000। ओके, रिसीट ऑफ द बिल विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस, ये तो पहला चीज हो गया जहां उसको सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज अगर जब ड्रॉ करता है तो क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल टू बी। अब ये केस है जहां ए ने सोचा कि कौन 30 दिन वेट करेगा पूरे पैसे लेने के लिए, इससे अच्छा मैं बैंक चला जाता हूँ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या है, डिस्काउंटिंग करवाता हूँ। तो बैंक्स क्या है, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग द बिल्स। तो अगर ये बैंक जाता है और 30 डेज का मान लीजिए वो पीरियड था, वो नहीं वेट करना चाहता है, तो वो चला गया 2 दिन बाद ही बैंक और उसको डिस्काउंट करवा दिया। तो बैंक अगर ये डिस्काउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है तो कुछ इसमें ऑफ कोर्स वो अपना कमीशन तो काट करेगी, तो वो डिस्काउंट रेट कहते हैं उसको। तो बैंक उसको 10,000 की जगह ए को 9,800 रुपीज देगी और 200 एज अ डिस्काउंट रेट, मतलब एज ए कमीशन या बैंक की फीस के रूप में कट कर लेती है। ओके, सो अब ए को क्या है, 9,800 रुपीज बैंक से मिल गए और वो जो बिल्स थे वो उसने बैंक को दे दिए। तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट है, ओके, वो डेबिट होगा ए की बुक में, क्योंकि उसको 9,800 रुपीज बैंक से मिल गए। ये डिस्काउंट क्या है, ये उसके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि 200 रुपए उसके कट हो गए, बैंक ने ले लिए। तो हमने देखा था डिस्काउंट अलाउड जो होता है हम पार्टी को देते हैं, या फिर एक यहाँ पर एक तरीके से डिस्काउंट वर्ड यूज हुआ है कि एक तरीके से फीस है जो बैंक ने हमसे चार्ज करी है। सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर ए, सो वी हैव डेबिटेड दिस डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर ए को 200 रुपए बैंक को देने पड़े हैं। और जो बिल्स रिसीवेबल जो अभी हमारा असेट था ए की बुक में, बिल्स रिसीवेबल टू बी किया था, तो बिल्स रिसीवेबल को अगेन रिवर्स कर दिया, वो क्रेडिट में से हो गया, क्योंकि अब ये बिल्स हमारी एसेट बची नहीं, वो हमने बी को बैंक को दे दिया और उसके अगेंस्ट में हमें फुल कैश मिल गया है, 9,800 कैश मिल गया, 200 हमारा डिस्काउंट रेट बैंक ने कट कर लिया है। सो कैश 9,800 डेबिट, डिस्काउंट 200 से डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल पूरा 10,000, वेयर द बिल्स आर डिस्काउंटेड विद बैंक। आई होप ये केस क्लियर हो गया। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है ए हैज सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये क्या होता है, जैसे बैंक, जैसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर का केस होता है, तो वहां पर एक्सपोर्टर क्या करता है, वो जो बिल्स होते हैं उसको अपने बैंक पे सेंड करता है फॉर द कलेक्शन, उसके अगेंस्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, फिर वो बिल्स के आगे भेजे जाते हैं जिसको कि इंपोर्टर एक्सेप्ट करता है और इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर से पेमेंट कलेक्ट करता है और फिर एक्सपोर्टर के बैंक को देता है वो पैसा। तो अगर उसने वो बैंक को बिल दे दिया है कि बैंक उसके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करेगा डेटर से या इंपोर्टर से, ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री पास की जाती है, वहां पे बिल्स रिसीवेबल एसेट हटा के नया एसेट एक तरीके से आ जाता है बुक में, जिसको हम लोग बिल्स बैंक फॉर बिल कलेक्शन, इस तरीके का नया अकाउंट ओपन हो जाता है एक ही बुक में। अगर वो इस तरीके से बिल्स को बैंक पे बेचता है जहां पर वो चाहता है कि बैंक
उसके बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट करे इम्पोर्टर या उसके डेटर से। ओके, तो ये थर्ड केस है आपका। थर्ड केस क्या मतलब, पहला तो कोई केस नहीं था, पहला तो था उसने सिंपली बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए थे, तो अब तक बिल्स रिसीवेबल टू बी आ गया। फिर ये दो अलग अलग केसेस है। पहला केस है जहां उसने बिल्स की डिस्काउंटिंग करवा ली क्योंकि उसको इमीडिएट पेमेंट ए को चाहिए था, तो कैश डिस्काउंट टू बी रिसीवेबल। और ये अलग केस है जहां पर वो बिल्स को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज रहा है क्योंकि वो चाहता है कि बैंक उसके बिहाफ पे डेटर से पेमेंट कलेक्ट करे। तो उस केस में बिल्स रिसीवेबल जो उसका असेट था वो अगेन वापस से क्रेडिट हो गया, क्योंकि पहली एंट्री क्या थी, बिल्स रिसीवेबल टू बी थी। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा रिवर्स हो गया, अब वो असेट नहीं रहा, उसकी जगह पे हमने नया असेट अपना खोल लिया, दैट इज बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट, एंड वी हैव शोन विद द अमाउंट 10,000 10,000 वेयर, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल सेंट फॉर द कलेक्शन टू द बैंक। नेक्स्ट है, when the bill is sent to bank for collection, bank will collect the money from the drawee and remit it to it। तो अब ये उसके आगे का कंटिन्यूटी में है, जहां पर अगर उसको बैंक को बिल्स भेजे रहे फॉर द कलेक्शन ऑफ मनी, तो यहाँ बैंक ने कलेक्ट कर लिए मनी, और वो ड्रॉई और वो जो बी से कलेक्ट कर लिया और ए को पैसा मिल गया। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो ए के खाते में पैसे आ गए, तो वो बैंक अकाउंट उसका डेबिट हो गया 10,000 से, और जो ये असेट था बैंक फॉर बिल कलेक्शन जो रेस किया था वो वापस रिवर्स हो गया, तो वो क्रेडिट में शो हो गया 10,000 से, बिकॉज द नाउ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय ए। ओके, तो आई होप ये सारी एंट्रीज आपको क्लियर हुई अलग अलग केसेस की। अब ये नेक्स्ट केस है, यहाँ पर ए ने क्या किया, अपना बिल इंडोर्स कर दिया सी को, विच इज द क्रेडिटर ऑफ ए। तो ए ने कुछ सामान खरीदा होगा क्रेडिट पे अपने सप्लायर से, सी कौन है, ए का सप्लायर है। तो ए ने ए को अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट मिलना था, अब वो चाहता था इसका पेमेंट सी ले ले, क्योंकि सी को ए को क्या करना है, सी को पेमेंट देना है, क्योंकि ए ने कुछ सामान उधार पे सी से खरीदा है, तो वो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सी के फेवर में इंडोर्स कर देता है। तो अगर पहले तो हम लोग इंडोर्समेंट की एंट्री पास करेंगे। ओके, तो जो बिल्स रिसीवेबल ए के लिए असेट थे जो उसने डेबिट साइड शो करे थे, तो उसको रिवर्स कर दिया, फिर टू बिल्स रिसीवेबल हो गया। और सी क्या हो गया, सी अकाउंट को डेबिट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले सबसे पहले जब ए ने सी से माल उधार पे खरीदा होगा, तब उस समय उसने अपने बुक्स में एंट्री करी होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। सी कौन था, ए का क्रेडिटर है, तो सी को इसको पैसा देना था, ए को सी को पैसा देना था, सी क्रेडिटर था, क्रेडिट द रिसीवर कहते हैं पर्सनल अकाउंट। तो क्योंकि सी पहले क्रेडिट में था, क्योंकि सी क्रेडिटर था, अब ए को डायरेक्टली सी को पैसा देना नहीं है, क्योंकि ए क्या कर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सी के फेवर में इंडोर्स कर रहा है। तो जो सी आपका क्रेडिट साइड था उसी को एक तरीके से वो रिवर्स कर रहा है इस एंट्री में, तो सी डेबिट में आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो 10,000 ऑफ बिल रिसीवेबल जो ए का असेट था वो रिवर्स में क्रेडिट साइड आ गया 10,000। सो हियर बीइंग इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ टू सी। तो ये हो गई ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री। अब ड्रॉई बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, पहला एंट्री क्या होगी, जब बी ने ये बिल्स एक्सेप्ट करे। जब ए ने बिल्स रेज करे थे तो उसने बिल्स रिसीवेबल टू बी किया था, अब बी ने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, तो बी के अकाउंटिंग में बिल्स पेबल अकाउंट आएगा, क्योंकि बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी है, बी की लाइबिलिटी है जिसको पे करना है। तो जब बी ने सामान खरीदा होगा ए से, ठीक है, तो उसके बुक में एंट्री क्या हुई होगी, जब इसने उधार पे सामान खरीदा होगा तो इसकी बुक में एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट टू ए अकाउंट। ए कौन था, बी का क्रेडिटर था। अब इसने इसकी जगह पे ए अकाउंट को वापस से रिवर्स कर दिया, तो डेबिट में शो हो गया, ए इसका क्रेडिटर था, अब ये ए को उसने डेबिट में शो कर दिया और टू बिल्स पेबल ले आया। बिल्स पेबल क्या है, बी की लाइबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ बी को 10,000 रुपए पे करने हैं, ए को करने हैं, बट इसको डेबिट साइड शो कर देंगे। पहले वो एज अ क्रेडिटर टू एक अकाउंट था, परचेसेस टू ए अकाउंट, ये उसने एंट्री करी होगी। अब जब बिल्स की बारी आ गई तो उसने ए अकाउंट टू बिल्स पेबल कर दिया, तो ए को लाइबिलिटी डायरेक्टली ना शो करके इट इज शोइंग द लाइबिलिटी एज अ बिल्स पेबल अकाउंट, सो ए अकाउंट टू बिल्स पेबल हो गया। बी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इन फेवर ऑफ ए, ये नरेशन हो गया। सेकेंड, व्हेन द बैंक बी मेक्स अ पेमेंट अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, तो ये तो ए अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट एंट्री होगी जब बी ने एक्सेप्ट किया। सेकेंड, जब ड्यू डेट आई, मान लीजिए 30 दिन का था टाइम पीरियड, तो 30 डेज जब एक्सपायरी हो गई तब उससे पेमेंट जब वो करेगा, तो जो बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड था अब उसको रिवर्स करेगा,
बिल्स पेबल अकाउंट ऊपर आ गया टू बैंक, क्योंकि बैंक से उसके पैसा चला गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके, तो बैंक से उसने पेमेंट किया अपने, तो बिल्स पेबल 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, तो ये बिल्स पेबल वाली जो लाइबिलिटी है इसकी खत्म हो गई। ओके, क्योंकि ये रिवर्स हो गई, तो बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी थी बैंक बी की खत्म हो गई जब उसने बैंक से अपने पेमेंट कर दी। नो एंट्री वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन और ऑन द एंडोर्समेंट, क्योंकि ये सारी चीजें ड्रॉअर करता है, ड्रॉ ही नहीं करता, तो ड्रॉई की बुक में इन तीनों ही केसेस में कोई एंट्री नहीं पास होगी। उसके बुक्स में सिर्फ 2 टाइम एंट्री पास हुई, जब उसने एक्सेप्ट किया बिल्स तब उसने ए अकाउंट जो ड्रॉअर था, ड्रॉअर टू बिल पे ही एंट्री करी, और जब उसने पेमेंट किया तो बिल्स पेबल टू बैंक एंट्री करी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट केस आता है डिसऑनरिंग ऑफ बिल का। अभी तो हमने देख लिया उसने सब रेस किया, इंडोर्स किया, डिस्काउंट करवाया, सब किया, अलग अलग केसेस किए ए ने, बट अगर उसके बिल्स डिसऑनर हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? So when the bills of exchange is dishonored, holder can get such a fact noted on the bill by a notary public. Assume the noting charges amounted to ₹100। तो हमने देखा था अगर बिल्स डिसऑनर हो जाते हैं, जो डेटर है बी है उसका पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट पे, तो ए क्या कर सकता है, उसको नोटराइज करवा सकता है और उसके लिए उसको नोटिंग चार्जेस पे करने रहते हैं। एंड वी हैव अज्यूम देयर फॉर द एंट्री पर्पस की नोटिंग चार्जेस जो पे उसको करने पड़ेंगे दैट इज 100। तो शुरू में जो नोटिंग चार्जेस जो पे करता है वो बैंक करता है, अगर उसने बैंक में बिल सेंड करे कलेक्शन के लिए या फिर डिस्काउंट करवाया है, तो बैंक पहले नोटिंग चार्जेस पे करता है और बाद में जो ए है वो बैंक को इसका पेमेंट कर देगा। ठीक है, और फिर वो बी से इसका कलेक्शन कर लेगा पेमेंट का। तो अब देखते हैं डिसऑनरिंग के केस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर क्या एंट्री चार्ज होगी। सो जो उसने बिल रिटेन करे थे, ड्रॉ करे थे, दैट हैज बीन डिसऑनर्ड। तो जब उसने बिल ड्रॉ करे थे तब उसने क्या एंट्री शो करी थी? तब उसने एंट्री शो करी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट। ये एंट्री शो करी थी जब उसने बिल्स ड्रॉ करे थे, फर्स्ट एंट्री जो हमने पढ़ी थी। अब अगर वो डिसऑनर हो गया तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो बी अकाउंट डेबिट हो गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया। साथ में डिसऑनर की वजह से उसको 100 रुपए नोटरी का भी देना पड़ा। सो टू कैश अकाउंट 100 रुपए से, और कैश गोज आउट। ठीक है, यहाँ से कैश पेमेंट हुआ तो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो गया 100 रुपए से। सो बी अकाउंट डेबिटेड विथ 10,100। क्यों? क्योंकि अब बी को 10,000 100 रुपए देने हैं। बी कौन हो गया? वापस से डेटर साइड शो हो गया। ओके, बी को उसका पेमेंट अब ए को कितना देना है? 10,100 का देना है। 10,000 तो देना ही था, 100 रुपए एडिशनल देने हैं। टू बी रिसीवेबल 10,000 टू कैश जो उसने 100 रुपए का थ्रू नोटरी के लिए दिया। सो बिल बीइंग डिसऑनर्ड बिल इज रिटर्न टू द ड्रॉई एंड नोटिंग चार्जेस इज पेड इन द कैश। तो ए ने नोटिंग चार्जेस जो कैश में पे करे वो हमने क्रेडिट करे ना, टू क्रेडिट क्या करते हैं, व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के हिसाब से, तो 100 रुपए क्रेडिट साइड दिखा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये रिवर्स हो गया 10,000 से, और बी अकाउंट डेबिट हो गया 10,100 से। अब मतलब बी को ए को 10,100 रुपए देने हैं। नेक्स्ट केस क्या है? अगर हमने मान के चला था जो सेकंड केस था जहां पे ड्रॉअर ने क्या किया था, अपने बिल्स को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, जहां बैंक ने उसको हमने देखा था 200 रुपया कुछ अपना डिस्काउंट फीस काट के 9800 रुपीज दे दिया था। ठीक है, तो वो केस आता है जहां पे बैंक ने डिस्काउंट तो कर दिया था, उसको पेमेंट दे दिया था ए को, अब वो डिसऑनर हो गया तो बैंक को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है ड्यू डेट पे, तो बैंक क्या करेगी, वो 10,000 रुपए पूरा ए से वापस से कलेक्ट करेगी, और साथ में इस डिस्काउंटिंग के केस में नोटिंग चार्जेस का पैसा शुरू में बैंक दे देती है, तो बैंक वो 100 रुपए भी ए से रिकवर करेगी। So in this case, bank will pay the noting charges and A will have to pay the entire amount to the bank, which is the bill amount जो डिस्काउंट हुआ था, that is 10,000। क्योंकि 200 रुपए जो डिस्काउंट फीस काटा था वो तो बैंक के पास चला गया, ठीक है, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो 10,000 पूरा बिल अमाउंट और 100 रुपए जो बैंक नोटिंग चार्जेस के, क्योंकि अब बैंक पे कर रही है, क्योंकि बैंक के पास बिल्स है, उसने डिस्काउंटिंग करी थी इसलिए बैंक पे कर रही है, तो अब ये बैंक पेमेंट करा है तो बैंक फुल अमाउंट उससे रिकवर करेगी ए से। तो उस केस में जब डिस्काउंट बिल ऑनर होता है, जहाँ पे डिस्काउंटिंग का उसने फैसिलिटी दी थी ड्रॉअर से, सॉरी बैंक से, तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट 100 रुपीज से डेबिट होगा, टू कैश 10,100। क्योंकि
नोटिंग चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस है, वी डेबिट द एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट है। ए को पूरा 10,100 रुपए बैंक को देना पड़ा तो कैश क्रेडिट हो गया, और बिल रिसीवेबल वापस से अब इसके पास आ गया, ए के पास, तो उसकी बुक में वापस एज एन असेट बिल रिसीवेबल शो हो रहा है। तो बिल रिसीवेबल 10,000 का शो हो रहा है एज एन असेट साइड ऑफ इन द बुक्स ऑफ ए। साथ में डेबिट द एक्सपेंसेस, नॉमिनल चार्जेस जो उसको, नोटिंग चार्जेस जो उसको देने पड़े, नॉमिनल अकाउंट है, सो वी डेबिट द एक्सपेंसेस, तो 100 रुपीज वो शो हुए। और टू कैश, कैश जो उसने पेमेंट कर रहा है ए बैंक को पूरा 10,100 रुपए का, सो बीइंग कैश पेड टू द बैंक इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्जेस ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल, पूरा 10,000 जो उसने पे कर रहा है बैंक को पे किया, और साथ में 100 रुपए और एडिशनल बैंक को इसने पे कर दिए, तो ये एंट्री हुई। साथ में ये तो एंट्री हो गई जहां पर ए ने क्या किया, पूरा पेमेंट बैंक को कर दिया। अब वो इसको बिल्स को क्या है, बी के पास भेजेगा, बी से पैसा कलेक्ट करेगा। सो नाउ दिस डिस्काउंटेड बिल जो कि डिसऑनर हो गया है, वो उसको बी को रिटर्न करेगा। सो बी अकाउंट को वापस से डेबिट किया 10,100 रुपए से, क्योंकि इसका पैसा उसको किससे लेना है, बी से, तो बी को बिल्स वापस कर देगा। सो जब बी के ऊपर ड्रॉ किया था तब यही क्या था ना, बी टू बिल रिसीवेबल, ठीक है, उस समय सॉरी बिल्स रिसीवेबल टू बी, तो उसको वापस से रिवर्स कर रहा है। सो बी अकाउंट को डेबिट कर रहा है 10,100, बी इसका क्या है, डेटर, एज ए डेटर शो हो रहा है, और बी से इसको पूरे अब 10,000 और 100 रुपए और लेने हैं। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000, टू नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, ओके। बीइंग डिस्काउंटेड विद डिसऑनर एंड इट इज रिटर्न टू एक्सेप्टर, क्योंकि अब बिल्स रिसीवेबल जो बिल्स थे वो बी को दे दिए हैं, तो अब ए की बुक में डेबिट साइड एज एन एसेट नहीं शो हो रहे हैं, वो रिवर्स हो गए, और बी एज ए डेटर एज एन एसेट साइड शो हो रहा है ए की बुक में, ओके। तो पूरा 10,100 रुपए से बी शो हो रहा है एज अ डेटर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ ए, ओके, क्योंकि ए को अब बी से पूरा 10,100 रुपए कलेक्ट करना है। नेक्स्ट केस है जहां पर हमने देखा था ए ने बैंक्स को बिल सेंड करे थे फॉर द कलेक्शन, जहां बैंक अब ए के बिहाफ पे बी से पेमेंट लेने वाली थी, तो द बिल्स आर सेंड फॉर कलेक्शन, तो वो वाले केस में अगर डिसऑनरिंग होती है तो क्या एंट्री होगी। अब यहाँ पर देखिए ए को बैंक को 10,000 रुपए नहीं देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ए को कोई एडवांस में पेमेंट बैंक में नहीं दिया था, वो डिस्काउंटिंग के केस में दिया था। यहाँ पर सिर्फ ए को बैंक को नोटिंग चार्जेस देने हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पर बिल्स बैंक के पास है, तो नोटिंग चार्जेस 100 रुपए बैंक के लगे हैं, तो ए यहाँ पर बैंक को 100 रुपए देगा, बाकी 10,000 रुपए बैंक को नहीं देने हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने ए को डिस्काउंटिंग फैसिलिटी नहीं दी है, 10,000 नहीं दिए हैं एडवांस में, जहां डिस्काउंटिंग में दिए थे। यहाँ पर सिर्फ उसने बिल्स बैंक में भेजे थे कि वो उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट जब होंगे तो उसके हिसाब से पेमेंट कलेक्ट कर ले ड्यू डेट पे। So in this case, again the banker will pay the noting charges and A will have to pay the same to the bank. बाकी उसको 10,000 और बैंक को नहीं देने हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था बिल्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया था जब हमने बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट खोला था अपने यहाँ, बैंक फॉर बिल कलेक्शन एज एन एसेट शो किया था ए की बुक में, और टू बिल रिसीवेबल किया था, तो वो चीज रिवर्स हुई। अगेन से बैंक बिल रिसीवेबल डेबिट साइड एज एन एसेट शो हो रहा है, क्योंकि वो बिल्स डिसऑनर हो गया, तो वापस से ए को मिल गए, और बिल बैंक फॉर बिल कलेक्शन जो उसने नया एसेट शो किया था वो क्रेडिट साइड रिवर्स हो गया। सो 10,000 से वही डेबिट हुआ, 10,000 से ये क्रेडिट हो गया, ओके। जब हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री करी थी तो उस समय क्या करी थी, बैंक फॉर बिल कलेक्शन डेबिट किया था, बिल रिसीवेबल क्रेडिट किया था, तो वो रिवर्स हो गया। अब बिल रिसीवेबल डेबिट साइड से हो रहा है और बैंक फॉर बिल कलेक्शन क्रेडिट साइड हो रहा है। साथ में और एंट्री क्या आ गई, यहाँ पर नोटिंग का चार्जेस ए को पे करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि उसके बिहाफ में बैंक पे किया है, बिकॉज इट हैज द बिल इनिशियली। सो नोटिंग चार्जेस जो कि एक्सपेंसेस है ए के लिए, फिर सो वी डेबिट दिस नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस अकाउंट विद 100, और कैश के फॉर्म में पे किया, सो टू कैश अकाउंट 100 रुपीज, ओके। तो आई होप ये एंट्री भी क्लियर हो गई, जहां पे जो डिसऑनर बिल जो कि बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड किया था वो उसको वापस मिला ए को, और उसने बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करे। अब ये वाला बिल बी, ए क्या करेगा, अपने पास तो रखा नहीं रहेगा, वो बी को भेज देगा कि भाई ये तुम्हारा डिसऑनर हो गया है, तो वापस से जो बिल्स रिसीवेबल एज एन एसेट शो हो रहा था वो वापस से रिवर्स होगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और बी वापस से एज ए डेटर एज एन एसेट शो होगा बुक्स में ए के। सो बी अकाउंट टू बी रिसीवेबल, साथ में इसको सिर्फ अब 10,000 नहीं लेना है, इसको 100 रुपए और लेने हैं जो नोटिंग चार्जेस के पे हुए हैं, सो टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट,
तो बी से अब उसको पूरे 10,100 रुपए लेने हैं, तो डेबिट हुआ बी 10,100, टू बिल रिसीवेबल 10,000 एंड टू नोटिंग चार्जेस 100 जो उसको अब इससे कलेक्ट करना है। ओके, सो देयर इज अ रिटर्न ऑफ बिल टू द बी ऑन द डिसऑनर ऑफ द सेम। तो ये सब एंट्रीज पास हो गई ड्रॉअर की बुक्स में। ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री पास होगी डिसऑनर के केस में? सो इन ऑल द अबव केसेस, क्योंकि देखिए उसको कलेक्शन और डिस्काउंटिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ डिसऑनर हुआ, उसको वापस से बिल मिल गया, तो वो अपनी बुक्स में क्या शो करेगा? नाउ बी विल रिसीव द बिल फ्रॉम द ड्रॉअर ए एंड द एंट्री विल बी पास्ड इन हिज बुक, विच इज जब बिल सिर्फ उसने एक्सेप्ट करे थे इनिशियली, तब उसने क्या एंट्री पास करी थी? तब उसने ए को डेबिट किया था, क्योंकि ए इसका क्रेडिटर था, तो उसने क्रेडिट किया था, उसको रिवर्स करने के लिए ए को डेबिट किया था, बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था, क्योंकि बिल्स पेबल इसकी लायबिलिटी थी। तो अब क्योंकि ये डिसऑनर है और इसको बिल्स वापस से मिल गए हैं, तो वापस से इस एंट्री को रिवर्स करेगा बी। तो बिल्स पेबल अकाउंट को वापस से डेबिट किया और ए अकाउंट को वापस से क्रेडिट कर रहा है। ओके, तो बिल्स इसको 10,000 के ही पे करने हैं, साथ में नोटिंग चार्जेस अकाउंट अलग से और आ गया, डेबिट द एक्सपेंसेस विच यू हैव टू पे, सो 100 रुपए का। और ए को टोटल कितना पे करना है? 10,000 प्लस 100, तो 10,100 से ए को क्रेडिट कर दिखा रहा है। ओके, सो विच इज बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड दैट फ्रॉम द ए ऑन द डिसऑनर ऑफ द सेम। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है, जहां हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री समझी इन द बुक ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई इन डिफरेंट केसेस। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आई हो, स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम द अकाउंटिंग बैकग्राउंड, तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जरूर से इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ all the uploaded videos. And for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.